आखिर जिंदगी और मौत के बीच की कौन सी जगह साइंटिस्ट ने खोज निकाली है और जीपीएस आपकी एक ऐसी चीज चुराता है जिसे जानकर आपकी रातों की नींदें भी जरूर उड़ जाएंगी। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर टाटा जैसी बड़ी कंपनी कभी भी बाइक और स्कूटी को क्यों नहीं बनाती? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, वरना रात में आपके सपने में आकर ये काम कराना पड़ेगा मुझे। गाइस, हिंदू शास्त्रों के अकॉर्डिंग किसी भी जीवन यानी कि लाइफ की शुरुआत आत्मा के शरीर में एंटर होने से होती है। एंड सरप्राइजिंगली हिंदू शास्त्रों में आत्मा को लाइट से जोड़कर देखा गया है। यानी कि साधारण शब्दों में जब आत्मा ट्रेवल करती है तो वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो गाइस, ये तो बात हो गई शास्त्रों की। अब जरा इस पूरे ही सिनेरियो को साइंस की तरफ मोड़ते हैं। एक्चुअली गाइस, अभी आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है एक्चुअली में वो एक मदर के वूम की वीडियो है, जिसमें रिसेंटली की गई स्टडी से अब साइंस भी इस बात को मानता है कि जब भी एक मदर के एग में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि साधारण शब्दों में जब भी मदर के वूम में एक नए जीवन की शुरुआत होती है, तब भी ठीक उससे पहले कुछ इस तरीके की स्ट्रेंज सी एक लाइट इमिट होती है। हालांकि अकॉर्डिंग टू साइंस माना यह जाता है कि इस कंडीशन में उस एग से जिंक रिलीज होता है, जो आसपास मौजूद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में जैसे ही आता है, हमें माइक्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट में कुछ इस तरीके की लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। लेकिन गाइस, अगर इस एक्सपेरिमेंट को हिंदू शास्त्रों से मिलाकर देखा जाए तो ये काफी हद तक हमारे शास्त्रों की उस थ्योरी को पूरे ही तरीके से प्रूव करता है, जिसमें कहा यह जाता है कि किसी भी जीवन की शुरुआत उसमें प्राण या फिर आत्मा के प्रवेश से होती है। मतलब कि क्या ये मान लिया जाए कि साइंस आज जिस चीज को प्रूफ करके दिखा रहा है, हमारे शास्त्रों ने कई सौ साल पहले ऑलरेडी उसे प्रूफ करके लिख भी दिया है, Which is really strange. Guys, आजकल ऐसी वीडियो का दिखना जिसमें कोई भी सी एनिमल किसी भी प्लास्टिक बोतल या फिर प्लास्टिक की पॉलिथीन के अंदर फंसा हुआ है या फिर इस प्लास्टिक को खाने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गया है, ये काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है। एंड इवन एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि सिर्फ इसी प्लास्टिक वेस्ट की वजह से हर साल अप्रोक्सीमेटली 10 लाख से भी ज्यादा सी क्रिएचर्स इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम सो कॉल्ड इंसान हर साल लगभग 8 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट को ऐसे ही उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि हमारी अर्थ भी किसी सुपर प्लेनेट से कम नहीं है? क्योंकि टाइम टू टाइम हिस्ट्री में बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं जिसमें जब हम इंसानों ने हद पार करके पॉल्यूशन या फिर गलत चीजों को फैलाया है, तो नेचर ने किसी न किसी वे में सामने आकर खुद को हील किया है। एंड सरप्राइजिंगली यही सुपर पावर अभी रिसेंटली हमें दोबारा से भी देखने को मिली है। क्योंकि गाइस, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन रिसेंटली जर्मनी के कुछ साइंटिस्ट ने समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी नई फंगस को भी डिस्कवर कर लिया है जो कुछ और नहीं बल्कि समुद्र में मौजूद प्लास्टिक वेस्ट को ही खाती है। अब इंटरेस्टिंगली जब इस फंगी के ऊपर रिसर्च को किया गया तो वैज्ञानिकों को यह पता चला कि इस फंगी का जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा नया है। यानी कि साधारण शब्दों में नेचर ने रिसेंटली समुद्री जीवों को बचाने के लिए इस नई फंगी को डेवलप किया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमें ये राइट मिल जाता है कि हम एवं प्लास्टिक को समुद्र में बहाते रहें, क्योंकि कभी ना कभी तो वो पॉइंट जरूर आएगा जब नेचर खुद को बचाने के लिए हम इंसानों को टारगेट करेगी। एंड बिलीव मी, जिस दिन नेचर और हम इंसानों का आमना सामना एक रिंग के अंदर होगा, हम इंसान एक मिनट भी उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। गाइस, बात चाहे किसी भी कंट्री की जाए, वहां पर मेजॉरिटी ऑफ लोगों की आंखों का कलर आपको हमेशा ही डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक नजर आएगा। बट व्हाट इफ कि एक दिन आपको अचानक से यह पता चले कि हम इंसानों के आंखों का ओरिजिनल कलर ब्राउन, ब्लैक या कुछ और नहीं बल्कि ग्रीन हुआ करता था। एक्चुअली गाइस, बहुत सी स्टडीज ये बात पूरी तरीके से प्रूव कर चुकी हैं कि आज से लगभग 10,000 साल पहले ऑलमोस्ट सभी इंसानों की आंखों का कलर ग्रीन हुआ करता था। लेकिन क्योंकि ग्रीन कलर की आंखों से दिन की तेज रोशनी और रात के अंधेरों में देखना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था, तो आगे चलकर टाइम टू टाइम हमारे डीएनए में चेंजेस आने लगे। एंड एज अ रिजल्ट इसी नेचुरल सिलेक्शन और हमारे डीएनए चेंजेस की वजह से जो ग्रीन कलर एक्चुअली में हम इंसानों की आंखों का हुआ करता था, वो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का सिर्फ 2% लोगों के पास ही रह गया है। अब क्योंकि ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन कलर हम इंसानों के लिए अच्छा साबित हुआ, तो आज की डेट में वर्ल्ड वाइड 55% से लेकर 79% लोगों की आंखों का कलर ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन होता है और बाकी के परसेंटेज में ब्लू, ग्रे और हेजल कलर आते हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। गाइज, ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि जब से स्टीव जॉब्स इस दुनिया को अलविदा कहकर गए हैं, एप्पल ने इनोवेशन के सेक्टर में कोई बड़ा तीर बिल्कुल भी नहीं मारा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ऐसी सेम सी चीज हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी देखने को मिली है, जहां पर स्टैनली के इस दुनिया के जाने के बाद से ये प्रोडक्शन हाउस भी अभी तक सर्वाइव करने के लिए ही लड़ रहा है। और यही सेम सी चीज ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के साथ होती है, क्योंकि माना यह भी जाता है कि अगर आज की डेट में एपीजे अब्दुल कलाम जी जिंदा होते तो इंडिया भी
मिसाइल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी ज्यादा एडवांस होता। यानी कि इन शॉर्ट, जब भी इस दुनिया से कोई भी क्रिएटिव इंसान जाता है, ह्यूमैनिटी किसी ना किसी वे में स्ट्रगल तो जरूर करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में हमारे प्लेनेट पर इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं होंगी। अब आखिर ये चमत्कार कैसे होगा, इस चीज को समझने के लिए आपको पूरा फोकस अभी इस फैक्ट पर लगाना होगा। एक्चुअली गाइस, रिसेंटली बहुत से देशों के रिसर्चर्स हम ह्यूमन को डिजिटली अमर बनाने के पीछे लगे हुए हैं और इसमें एक बहुत बड़ा नाम एलोन मस्क का भी है। एक्चुअली गाइस, पिछले काफी लंबे समय से एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है जिसका मेन एम हम इंसानों के दिमाग के पूरे ही डेटा को अपलोड करके एक एआई रोबोट के अंदर डाउनलोड करना है। बेसिकली ये डिवाइस एक इंसान की सोच, उसकी आदत, उसके बिहेवियर और वो किस सिचुएशन में उसका दिमाग कैसे बिहेव करेगा और क्या सोचेगा, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके एक आर्टिफिशियल डिजिटल ब्रेन को बनाना है। अब इस केस में जब इस इंसान का पूरा ही ब्रेन एक रोबोट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो वो रोबोट भी 99% केसेस में उसी तरीके की थिंकिंग और बिहेवियर को दिखाएगा जो एक्चुअल बेसिस पर जिसके दिमाग का वो डेटा है वो इंसान दिखा रहा होता। अब इंटरेस्टिंगली रिसेंटली एक रिपोर्ट हमारे सामने ऐसी आई है जिसमें यूएसए के रिसर्चर्स क्लियरली ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 20 साल के अंदर वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को पूरे ही तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे जिसमें एक इंसान के पूरे ही ब्रेन को किसी भी एक एआई रोबोट में डाउनलोड कर दिया जाएगा। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन भले ही एक इंसान का नेचुरल दिमाग और शरीर खत्म हो जाए, लेकिन डिजिटली वो इंसान फिर भी रोबोटिक फॉर्म में इस दुनिया में ना सिर्फ मौजूद रहेगा बल्कि अपने उन्हीं ही क्रिएटिव आइडियाज और कैलकुलेशन को यूज करते हुए ह्यूमैनिटी को सर्व भी करेगा। हालांकि सुनने में और समझने में अभी ये चीज काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सी लग रही है, लेकिन बहुत ही जल्द ये रियलिटी बनने वाली है। गाइस, ऑलमोस्ट हमें से सभी इंसानों को ये पता है कि जिस जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए हम अलग अलग तरीके की एप्स या फिर मैप्स का इस्तेमाल करते हैं वो हमें तो पूरे ही तरीके से फ्री दिया जाता है, लेकिन सिर्फ उसकी मेंटेनेंस पर ही यूएसए गवर्नमेंट हर साल लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स को खर्च करती है। यानी कि अगर पर डे का हिसाब निकाला जाए तो यूएस गवर्नमेंट हर दिन अप्रोक्सीमेटली $4 मिलियन से सिर्फ जीपीएस सिस्टम को मेंटेन करने पर ही खर्च करती है। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि अगर एक देश की गवर्नमेंट एक सिस्टम को सिर्फ मेंटेन करने पर ही इतने बड़े अमाउंट को खर्च कर रही है तो आखिर उसने ये सिस्टम या फैसिलिटी पूरे वर्ल्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड ही क्यों कर रखी है। एक्चुअली गाइस, भले ही आपको ये लगे कि आप जिस जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्री है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से आप उसकी बहुत बड़ी कीमत को चुकाते हैं। एक्चुअली गाइस, भले ही चीज आपको सुनने में अभी काफी ज्यादा अजीब लगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैनी रिपोर्ट्स सिर्फ जीपीएस सिस्टम के दम से ही आज यूएस गवर्नमेंट के पास इस पूरी दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट हर एक इंसान की लोकेशन का एक ऐसा डेटा भी मौजूद है जो शायद अगर आप खुद का मेंटेन करने बैठे तो खुद भी उसे मेंटेन ना कर पाए। यानी कि यूएस गवर्नमेंट को अपने देश के अंदर बैठे बैठे ही ये पता है कि पूरी दुनिया का कौन सा इंसान कहां पर कितने बजे विजिट करता है और एक्चुअली में वो करता क्या है। अब इसकी वजह से एक तो यूएसए को पहले ही ये पता चल जाता है कि कौन सा इंसान उनकी सिक्योरिटी या फिर देश के लिए सही है और कौन उनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। एंड इंटरेस्टिंगली, जैसे ही कोई भी इंसान यूएस के अंदर एंटर होता है, बैक एंड पर उसकी ये सारे ही डेटास को चेक किया जाता है। एंड सेकेंडली, क्योंकि अब यूएस के पास ऑलरेडी इतना बड़ा डेटा मौजूद है तो वो इसे अलग अलग तरीके की फूड डिलीवरी एप्स, सोशल मीडिया एप्स या फिर ऑनलाइन शॉपिंग एप्स को बेचता है। और सरप्राइजिंगली, जहां एक तरफ जीपीएस को मेंटेन करने में यूएस गवर्नमेंट एक साल में 1.5 बिलियन डॉलर्स को खर्च करती है, तो वहीं इन सारी ही चीजों के बलबूते वो एक साल में इसी सिस्टम से 300 मिलियन डॉलर्स को कमाती है, जो उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर भी बनता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में खर्चा ₹1.50 और कमाई 300 रुपए। अब समझे आपके जीपीएस जैसे सिस्टम को हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया क्यों जाता है। गाइस, आजकल इंडिया में किसी भी इंसान के साथ कोई भी स्कैम होना काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है और इसके पीछे का मेन एम बहुत से लोग इंडिया का ज्यादा मॉडर्न होना या फिर हमारे यूथ का ज्यादा चालाक होना मानते हैं। यानी कि इन शॉर्ट, अगर मेजॉरिटी लोगों की थिंकिंग को देखा जाए तो वो इन तरीके की स्कैम्स को इंडियन यूथ से जोड़कर देखते हैं। बट क्या आपको पता है कि इन तरीके की चीजें इंडिया के लिए नई बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली गाइस, जब अंग्रेज भारत पर रूल करने आए थे तो उस समय दिल्ली में जहरीले कोबरास की तादाद काफी ज्यादा थी, जिसके चलते हुए अंग्रेजों को इंडिया में रहने और बिजनेस करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। और यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसके चलते हुए अंग्रेजों ने दिल्ली में एक नई पॉलिसी को इंडियंस के सामने इंट्रोड्यूस किया, जिसके चलते हुए जो भी इंडियन जितनी बड़ी क्वांटिटीज में जहरीले कोबरास को ब्रिटिश रूलर्स को सौंपेगा उसको उतनी ही मोटी धनराशि इनाम के तर्ज पर दी जाएगी। अब खुले खुले और मोटे तर्ज पर देखा जाए तो इस तरीके के इनिशिएटिव के चलते हुए दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोबरास की क्वांटिटी 5 से 6 महीने के अंदर ही खत्म होनी चाहिए थी, राइट।
लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन इस इनिशिएटिव के चलते हुए उन कोबरास की संख्या कम नहीं हुई बल्कि 5 से 6 गुना ज्यादा बढ़ गई। बट हाउ इट्स इवन पॉसिबल? असल में दोस्तों इतिहास की इस घटना को कोबरा इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पर जैसे ही अंग्रेजों ने इस पॉलिसी को इंडियंस के ऊपर इंट्रोड्यूस किया, हमने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए और ज्यादा कोबरास को पालना शुरू कर दिया, जहां पर हम उनका रखरखाव किया करते थे, साथ ही साथ उनका रिप्रोडक्शन भी कराया करते थे, जिसके चलते हुए लोग बहुत बड़े अमाउंट में कोबरास को अंग्रेजों को देकर हर महीने काफी मोटी धनराशि उनसे ले लिया करते थे। हालांकि जब अंग्रेजों को यह पता चला कि उनके साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया है तो उन्होंने तुरंत ही इस स्कीम को खत्म कर दिया। लेकिन तब तक भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जहरीले कोबरास की क्वांटिटी 3 से 4 गुना बढ़ चुकी थी और यह इतिहास का एक ऐसा स्कैम बना जिसे इंग्लैंड समेत बहुत सी कंट्रीज के न्यूज़पेपर सग में भी पब्लिश किया गया था। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि हम इंडियंस से ज्यादा दिमाग वाला इंसान शायद इस पूरे वर्ल्ड में कहीं मौजूद होगा। गाइस, इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स या फिर जगह भी मौजूद हैं जहां पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया जाता है। बेसिकली इस पॉलिसी में अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको गवर्नमेंट जो जॉब है उसके काफी ज्यादा जो बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं, या फिर अलग अलग सेक्टर्स में जो आपको बेनिफिट दिए जाते हैं वो सारे के सारे ही हटा लिए जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये 2 चाइल्ड पॉलिसी ही क्यों इंट्रोड्यूस की जाती है? भाई मतलब अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो हम 1 चाइल्ड पॉलिसी को भी तो अपना सकते हैं, क्योंकि जिस दिन हम 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाएंगे भाई पॉपुलेशन तो एक ही झटके में आधी रह जाएगी। एक्चुअली गाइस 1 चाइल्ड पॉलिसी कॉन्सेप्ट तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन इसकी वजह से फ्यूचर में किसी भी कंट्री को एक बहुत बड़ा डिजास्टर फेस करना पड़ सकता है और रिसेंटली चाइना इसका एक जीता जागता एग्जांपल है। एक्चुअली गाइस चाइना में साल 1979 से लेकर 2015 तक कंटिन्यूअस बेसिस पर 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया गया था। बट सरप्राइजिंगली जब साल 2022 में चाइना के अंदर सर्वे को किया गया तब जाकर वहां की गवर्नमेंट को यह पता चला कि उनके देश में 33.62 मिलियन मर्द औरतों के कंपैरिजन में ज्यादा हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब 1 चाइल्ड पॉलिसी को वहां पर अपनाया गया था तो लगभग हर एक पेरेंट के दिमाग में सिर्फ यही आया कि अगर उन्हें सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देना है तो वो बच्चा फीमेल होने की बजाय मेल हो, ताकि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके, वगैरह वगैरह। मतलब इस तरीके की सोच ऑलमोस्ट सभी देशों के लोगों में होती है। अब इंटरेस्टिंगली जब ये सोच वहां पर इतने बड़े स्केल पर फैली तो लड़कियों को प्रेगनेंसी के टाइम ही इस दुनिया से अलविदा कहला दिया गया और एज अ रिजल्ट आज की डेट में चाइना इतने बड़े जेंडर इनइक्वालिटी को फेस कर रहा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए रिसेंट टाइम में चाइना के अंदर फोर्सफुल मैरिजेस और बहुत सी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो ऑनेस्टली किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आज की डेट में जितने भी बड़े से बड़े देश आपको देखने को मिलेंगे, अगर उन्हें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा तो वो हमेशा ही 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाते हैं। 1 चाइल्ड पॉलिसी उनके आपको आज की डेट में देखने को कभी भी नहीं मिलेगी। गाइस, ऑफिशियल स्टेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर हर साल लगभग 20 से 25 मिलियन 2 व्हीलर्स को बेचा जाता है, जो आंकड़ा अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा है। एंड सरप्राइजिंगली सिर्फ यही स्टेट इस बात को पूरे तरीके से क्लियर करता है कि जो इंडिया है वो 2 व्हीलर के सेक्टर में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन गाइस, इससे उलट क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर इंडिया इतना बड़ा मार्केट है तो टाटा जैसी कंपनी जो ऑलरेडी इस सेक्टर में एक से एक बड़े और शानदार 4 व्हीलर्स को बनाकर तैयार कर रही है, वो एक्चुअल बेसिस पर आज इंडिया के अंदर स्कूटी या फिर बाइक्स को बनाकर तैयार करती क्यों नहीं? असल में गाइस, टाटा के 2 व्हीलर्स मार्केट में ना उतारने के पीछे कुछ वजह मानी जाती हैं। नंबर 1, मार्केट फैक्टर। एक्चुअली गाइस, रिसेंटली इंडिया का जो 2 व्हीलर मार्केट है वो अब थोड़ा सा सैचुरेटेड हो चुका है और इसलिए अगर आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा तो आपको भी ये पता होगा कि इंडिया के अंदर चाहे कोई भी कंपनी हो, अब वो मार्केट के अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर पा रही। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के अंदर बजाज, होंडा, हीरो और अलग अलग बड़े ब्रांड्स जो कि 2 व्हीलर के सेक्टर में बैठे हुए हैं वो मैक्सिमम रिसर्च करके अपने ऑलमोस्ट बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर लॉन्च कर चुके हैं। अब इस केस में अगर आज की डेट में टाटा 2 व्हीलर के सेक्टर में एंट्री करता है तो इस सेक्टर में अब ज्यादा रिसर्च करने के लिए टाटा के पास ज्यादा स्पेस बचा ही नहीं है और इसलिए भी ना चाहते हुए भी उन्हें ऑलमोस्ट वही स्पेसिफिकेशन के 2 व्हीलर्स मार्केट में उतारने पड़ेंगे जो कि ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज कई सालों से मार्केट में उतार रही हैं। अब इस केस में अगर एक सैचुरेटेड मार्केट में कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करती है तो मोस्ट प्रोबेबली उसके फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जो बिजनेस लाइन के एक्सपर्ट्स होंगे वो क्लियरली ये समझ चुके होंगे कि अगर आज की डेट में टाटा मोटर्स 2 व्हीलर के सेगमेंट में एंट्री करता है तो मैक्सिमम चांसेस उसके सक्सेस के नहीं बल्कि फेलियर के बनते हैं। नंबर 2,
ब्रांड पोजीशन। एक्चुअली गाइस टाटा की शुरुआती दौर से ही इंडिया के अंदर ब्रांड पोजीशन सेफ ट्रांसपोर्टेशन को लेकर रही है एंड इवन आज भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो टाटा की गाड़ियों को परचेज करते हैं उनके खरीदने का सबसे बड़ा रीजन इस गाड़ी का सेफ होना ही होता है। अब इस केस में अगर टाटा टू व्हीलर सेक्टर के अंदर उतरता है तो क्योंकि ऑलरेडी टू व्हीलर को एक सेफ ट्रांसपोर्टेशन का मोड नहीं माना जाता है तो इससे कहीं ना कहीं तक टाटा की जो सेफ सेगमेंट वाली रेपुटेशन है उस पर अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा और इस केस में कंपनी का जो कोर बिजनेस या फिर जो क्वालिटी है यानी कि सेफ्टी वो काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर जाएगी और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके ऑलरेडी वो जिस सेक्टर में सक्सेसफुल हैं उसे भी खत्म कर लें। नंबर 3, कोर परचेजर। एक्चुअली गाइस टाटा का जो कोर परचेजर है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता एंड इवन जब टाटा ने लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करते हुए अपने किसी भी प्रोडक्ट को निकाला है उन्हें बहुत बड़े डिजास्टर का ही सामना करना पड़ा है। फॉर एन एग्जांपल जब शुरुआती दौर में टाटा ने सबसे पहली अपनी इंडिका गाड़ी को निकाला था तो उसका पहला मॉडल बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिसेंटली मिडिल क्लास लोगों के लिए निकाली गई नैनो कार भी टाटा मोटर्स के लिए इतना बड़ा डिजास्टर बनी कि शायद खुद टाटा इसके बारे में आज दोबारा से बात नहीं करना चाहेगा। तो आज की डेट में टाटा अगर मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी या फिर नॉर्मल स्कूटी या बाइक भी निकालता है तो काफी हद तक वो दोबारा से अपने कोर परचेजर की कैटेगरी को छोड़कर एक ऐसी कैटेगरी पर फोकस करेगा जिसके बीच ऑलरेडी ये ग्रुप 2 से 3 बार फ्लॉप हो चुका है और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए टाटा नए सेगमेंट पर फोकस करने की बजाय अपने कोर बिजनेस जिसमें कि कमर्शियल या फिर 4 व्हीलर व्हीकल्स को बनाना है उसी पर ही ज्यादा फोकस करता है। और गाइस इन दी लास्ट टाटा ग्रुप अपने आप में इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके अंदर बड़े बड़े होटल्स, पावर प्लांट्स, कम्युनिकेशंस, एडवांस सिस्टम और यहां तक कि कमर्शियल व्हीकल के साथ साथ जैगवार और लैंड रोवर जैसे ब्रांड भी आते हैं। तो एक कंपनी जब सक्सेसफुली लग्जरी ब्रांड्स और गाड़ियों में डील कर रही है तो वो एक ऐसे मार्केट जिसमें ऑलरेडी कंपटीशन और सैचुरेशन इतना ज्यादा है उसमें एंट्री नहीं लेना चाहेगी और शायद यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए साल 2024 में भी टाटा मोटर्स आज की डेट में भी हमें टू व्हीलर सेक्टर में एंट्री लेता हुआ नजर नहीं आता। आखिर जिंदगी और मौत के बीच तीसरी स्टेट क्या होती है? एक्चुअली गाइस बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो आज तक हमें सिर्फ 2 ही स्टेट्स पता है। नंबर 1 जीवित स्टेट जिसमें कोई भी इंसान या फिर जानवर जिंदा होता है और उसकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स, टिश्यूज या फिर सेल प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होते हैं। और गाइस इसके बाद आती है दूसरी स्टेट यानी कि मृत्यु जिसमें ये सारी ही चीजें फंक्शन करना बंद कर देती हैं। बट सरप्राइजिंगली क्या आपको पता है कि अभी रिसेंटली हमारे रिसर्चर्स ने जीवन और मृत्यु के बीच की एक तीसरी स्टेट को भी ढूंढ निकाला है। अब आखिर क्या है ये स्टेट और कैसे ये स्टेट आगे आने वाले समय में हम इंसानों की पूरी ही जिंदगी को बदल कर रख देगी, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सारे ही काम छोड़कर इस चीज पर फोकस करना होगा क्योंकि अभी जो मैं बोलूंगा अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया तो शायद ये चीज प्रॉपर तरीके से आपको समझ में ना आए। एक्चुअली गाइस नॉर्मली ये माना जाता है कि जब एक इंसान जिंदा होता है तो उसकी बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे होते हैं, टिश्यूज एक्टिव होते हैं और सेल्स प्रॉपर तरीके से डिवाइड होकर बायो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही किसी भी इंसान का देहांत होता है ये सारी चीजें एक ही झटके में रुक जाती हैं। बट सरप्राइजिंगली रिसेंट की गई एक स्टडी इस बात को क्लियर करती है कि इंसान की मृत्यु के बाद भी उसके मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन्स और सेल्स प्रॉपर तरीके से डिवाइड होकर अपना काम बखूबी करते रहते हैं और ऐसा उस इंसान की मृत्यु के 1 या 2 मिनट तक नहीं बल्कि 1 से 1.5 दिन तक लगातार चलता रहता है। यानी कि एक ऐसी तीसरी स्टेट है जो इंसान की जिंदगी और मृत्यु के बीच होती है। अब इंटरेस्टिंगली सिर्फ इसी चीज के दम से एक बहुत बड़े राज से भी पर्दा उठ चुका है जिसमें आपने भी अक्सर ये देखा होगा कि कोई इंसान जिसका देहांत हो जाता है वो भी कभी कभार कुछ घंटों के बाद दोबारा से जिंदा हो जाता है और ऐसा जब होता है तो उसको वो सारी ही चीजें सुनाई दे रही होती है या फिर महसूस हो रही होती है जो एक्चुअल बेसिस पर उस समय उसके आसपास हो रही होती है क्योंकि उस कंडीशन में हमारे टिश्यूज और सेल्स और कुछ ऑर्गन्स पूरे ही तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो वो सिर्फ एक ऑर्गन जिसकी वजह से उस इंसान का देहांत हुआ होता है अगर वो बाई चांस दोबारा से काम करना शुरू कर जाए तो एक इंसान आसानी से दोबारा से जिंदा हो सकता है। तो गाइस यहाँ तक तो अभी बात हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि एक इंसान की जिंदगी और मृत्यु के बीच भी एक अजीब सी स्टेट मौजूद होती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली गाइस अब रिसर्चर्स का कुछ ये कहना है कि एक इंसान की मृत्यु के बाद अगर उसके वही सेल्स या फिर टिश्यूज को बॉडी से बाहर निकालकर उन्हें किसी भी दूसरी बॉडी या फिर एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में रख दिया जाए तो वो ना सिर्फ प्रॉपर फंक्शन कर सकते हैं बल्कि वो अपने आप की जो क्वांटिटी है उसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। यानी कि ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि एक इंसान
इंसान की मृत्यु के बाद भी उसके सेल्स या फिर टिश्यूज को एक्सट्रैक्ट करके किसी दूसरे इंसान की बॉडी में बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए इंजेक्ट किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये एक्सपेरिमेंट तो इस बात को भी डिनाई करता है, और अब जो मैं बोल रहा हूं उसको जरा गौर से सुनिएगा, जिसमें यह कहा जाता है कि एक इंसान जिसका देहांत हो चुका है एक्चुअली में वो प्रॉपर तरीके से मर चुका है। क्योंकि गाइस रिसेंटली ये स्टडी प्रूव करती है कि उसके बाद भी 1 से 1.5 दिन तक ऐसे चांसेस होते हैं कि वो एक ऑर्गन जो फेल हो गया, जिसकी वजह से इंसान का देहांत हो गया, अगर बाई चांस नेचुरल बेसिस पर सिर्फ वो ही काम करना शुरू कर दे तो वो इंसान दोबारा से जिंदा हो सकता है। क्योंकि 1 से 1.5 दिन के अंदर टिश्यूज भी काम कर रहे हैं, सेल्स भी काम कर रहे हैं और बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो खराब नहीं हुए हैं, बस एक तरीके से वो रुक गए हैं। और ये एक्सपेरिमेंट अपने आप में इंसानों की पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। हालांकि गाइस अभी ये एक्सपेरिमेंट अपनी इनिशियल स्टेज पर है, बट अगर ये चीज पूरे तरीके से प्रूफ हो जाती है तो शायद फ्यूचर में एक इंसान का देहांत होने के बावजूद भी हम उसकी बॉडी को ना ही तुरंत दफनाएंगे और ना ही तुरंत जलाएंगे। हम एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड तक इस बात का वेट करेंगे कि मे बी वो फेल हुआ ऑर्गन नेचुरली दोबारा से काम करना शुरू कर दे। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही नोटिफिकेशन के साथ आपके फोन के अंदर एंट्री ले सके। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।